नाउ स्टार्टिंग विद पार्ट सेकंड कौन सा है बच्चा आप लोगों का? लेबर लॉ है। लेबर लॉ हम लोग यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए करते हैं? 40 मार्क्स के लिए आपकी लेबर लॉ यहाँ पे हमें करनी है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। देखो 5 आपको हरदम केस स्टडी के तौर पे दिया जाएगा और 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपसे यहीं पे पूछ लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है देखो 6 और 6A यहाँ पर होगा। ये ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आपको करने, या तो 6 करो या 6A करो। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच है। ठीक है, इसके बाद में पेपर आपका खत्म हो जाता है। तो केस स्टडी में मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ बेटा कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, देन अगर हमें रिक्वायरमेंट लगती है तभी जाकर के हम केस को पढ़ेंगे। बिकॉज केस अगर आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। और कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो आपको केस पढ़ने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। इस केस में क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? वो है इन द लाइट ऑफ अ डिसाइडेड केस लॉ एग्जामिन वेदर पीपी लिमिटेड इज वायलेटिंग द रूल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? व्हाट आर द 9 लेबर लॉज दैट हैव बीन subsumed by a social security code by central government. Examine whether PP Limited is contravening the provisions of law regarding prohibition of employment of women and children near cotton openers. ठीक है, briefly state the provisions regarding prohibition of publication or making non-content of complaint and inquiry proceedings under sexual harassment of women at workplace. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ एग्जामिन वेदर पीपी लिमिटेड इज वॉलेटिंग द रूल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। अब यहाँ पे अपन लोग आंसर को एक बार रीड आउट करते हैं, क्या आंसर दिया हुआ है। तो देखो आर्टिकल 39 इक्वलिटी के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट इन पर्टिकुलर टू डायरेक्ट द पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑल द सिटीजंस irrespective of sex equally have the right to an adequate mean of livelihood। ये हमें पता है। that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। देन बोला है that the operation of the economic system does not result in concentration of wealth, है ना। वेल्थ का concentration नहीं होना चाहिए। means of production to common detriment के लिए होना चाहिए। that there is equal work, है ना, मैन और वुमेन दोनों के लिए ही इक्वल वर्क होता है। that the health and strength of worker मैन हुआ या वुमेन and tender age of children are not abused, that and the citizen are not forced by economic necessity to enter avocation unsuited to their एज एंड स्ट्रेंथ, है ना। किस चीज के बारे में बात करता है कि भैया जिस चीज के लिए, जिस वर्क के लिए आपकी एज सुटेबल नहीं है या आप सुटेबल नहीं है उस वर्क को करने के लिए, तो किसी भी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से उन्हें इस तरीके के वर्क में आप वो इंडल्ज नहीं करना है। दैट चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट द चाइल्डहुड एंड यूथ are protected against exploitation and against moral and material abandonment। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। आई फेल्ट कि हम लोगों को एक बार क्या पढ़ लेना चाहिए, केस स्टडी यहाँ पे रीड आउट कर लेनी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से केस स्टडी अपन लोग देखते हैं क्या दे रखा है। रीना कौन है यहाँ पर? रीना है। रीना yes, Reena has joined as a management trainee in the company's secretary department of PP Limited, okay, in the month of September 2022, okay. The company is a listed company hai. Apart from passing CS professional examination, Reena has also completed her MBA, okay, from a reputed management institute. She is passionate to learn the compliances under the Companies Act 2013, SEBI Act and other laws applicable to the company. On the request of Reena, the company secretary of the company advises Reena to meet Sanjeev, जो कि क्या है, सीनियर पार्टनर है किसका, एबी सॉलिसिटर का, जो कि एक लीगल कंसल्टेंट फर्म है ना, वो खुद एक लीगल कंसल्टेंट है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लायंस अंडर द वेरियस लॉ। ठीक है, 10 जुलाई 2023 को रीना ने विजिट किया संजीव का ऑफिस। ड्यूरिंग द डिस्कशन संजीव ने हाईलाइट किया सीएस डिपार्टमेंट ऑफ पीपी लिमिटेड के बारे में। द मेल CS trainee are getting higher stipend as compared to the stipend of female CS trainee. Okay, ये तो गलत बात है। संजीव explains her about the reform proposed by Code on Civil Security on Social Security 2020, which amends are consolidated the laws relating to the Social Security with a goal to extend Social Security to all the employees and workers either in organized में या फिर unorganized या फिर किसी भी सेक्टर में, ठीक है, वो काम करते हैं। Then बोला he also mentions that in order to ensure security for all the workers, the central government has subsumed 9 labor laws को क्या कर दिया है, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर मर्ज कर दिया गया है, टू सिक्योर द राइट ऑफ वर्कर्स फॉर इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेजुटी, मैटरनिटी, ये सारे उसी में आ जाते हैं। फर्दर द गवर्नमेंट कैन फंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर
from disadvantaged section. He also informs that being a cotton textile unit, there are some restrictions for PP Limited के लिए कुछ restrictions यहाँ पर है. On engagement of women and child near cotton openers के पास में उन्हें नहीं लगा सकते हैं. But the company is not following the prescribed rule. लेकिन कंपनी उस prescribed rule को क्या नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है. After the meeting, संजीव ने क्या एडवाइस करा रीना को कि वो फिर से आए उसके ऑफिस पे अगले दिन, so that he may explain her about the pending legal cases के बारे में उससे डिस्कस कर सके. She returned back to the office of PP Limited and prepares a detailed report. उसने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के ऊपर बनाई और ऐसे कौन कौन से लॉज है विच आर प्रपोज टू बी मर्ज, जिसको एसएससी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जहां पे वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा. ठीक है. शी सेंड्स द सेड रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीपी को, पीपी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को उन्होंने ईमेल के थ्रू भेजी विद अ कॉपी टू द सीनियर पार्टनर ऑफ द लीगल कंसल्टेंट. का जो सीनियर पार्टनर था उन्हें भी क्या करा, कॉपी भेज दी. एज पर द एडवाइस ऑफ संजीव, रीना ने विजिट करा एबी सॉलिसिटर को जो कि लीगल कंसल्टेंट थे, जुलाई 11 2023 को, मतलब जो नेक्स्ट डे उसे बुलाया था. ऑन रीचिंग ऑफिस ऑफ लीगल कंसल्टेंट शी इन्फॉर्म्ड दैट जो संजीव इज ऑन लीव, संजीव कहाँ पे लीव पे फॉर अ डे ड्यू टू अर्जेंट पर्सनल वर्क. मुकेश हु इज द जूनियर पार्टनर इन द लीगल कंसल्टेंसी फर्म tells her that he is preparing replies in respect of various legal cases के जो replies है वो तैयार कर रहा है of the company, and she should also learn कि किस तरीके से reply तैयार किए जाते हैं. Reena being excited to learn new things enter into the chamber of Mukesh. Mukesh tells Reena that he may prepare very useful case studies to her for her learning and starts making physical contact and advances with her. Okay. Being aggrieved by the behavior of Mukesh, Reena returns to the office of PP Limited and makes a complaint before the internal complaint committee of the company for sexual harassment. Reena wants that her identity, address and content of her complaint should not be published, communicated or made known to public. In view of the above, answer the following. ऑलराइट, ठीक है जी. केस स्टडी भी हम लोगों ने पूरी देख ली है. केस स्टडी को देखने के बाद में हम लोगों ने क्या बोला, इन द लाइट ऑफ द डिसाइडेड केस लॉ एग्जामिन करिए कि क्या पीपी लिमिटेड वॉयलेट कर रहा है रूल को, इक्वल पे फॉर. तो हमें यहाँ पे पता लग गया था कि भैया एक सीनियर कंसल्टेंट को ज्यादा पैसे मिल रहे थे, ऐसे कम मिल रहे थे. तो केस लॉ कौन सा है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ India. The Supreme Court has held that the principle of equal pay for equal work, though not a fundamental right, नहीं, is certainly a constitutional goal है. आर्टिकल 39D क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इक्वली एप्लीकेबल होता है वो सभी पर्संस के लिए जो कि एम्प्लॉयड होते हैं डेली वेजेस बेसिस पर भी. ठीक है. सो दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द सेम वेजेस एज पर द परमानेंट एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट एम्प्लॉयड टू डू द आइडेंटिकल वर्क. अकॉर्डिंगली पीपी लिमिटेड क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो रूल है उसे. अब 5B के अंदर बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पूछा था कौन कौन से ऐसे नो लेबर लॉज है जिन्हें सबसम किया गया है एसएससी के अंदर. तो देखिए यहाँ पे ये 4 लेबर लॉज है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी, इसके अलावा सिन वर्कर्स वेलफेयर फंड, बिल्डर एंड अदर कॉन्सेंट्रेशन वर्क वेलफेयर, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है जी. देन आपसे यहाँ पे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. 5C के अंदर आपसे क्या पूछा है, एग्जामिन करो कि क्या पीपी लिमिटेड कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविजंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स. तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रोहिबिशन. देखो सेक्शन 27 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है कि कोई भी वर्कर, कोई भी चाइल्ड या कोई भी वुमन को ऐसी फैक्ट्री के उस पार्ट में नहीं इंगेज किया जाएगा फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क. इट इज प्रोवाइडेड दैट फीड एंड ऑफ द कॉटन ओपनर इज इन अ रूम सेपरेटेड फ्रॉम द डिलीवरी and by a partition extending to the roof or to such height as the inspector may in any particular case specify in writing. Women and children may be employed on the side of the partition where the feed end is situated. ठीक है. इन्होंने बोला एक दीवार के जरिए आपको सेपरेट करना होगा उसको, और अगर वो जो कंडीशंस है जो भी इंस्पेक्टर ने वहां पे बताई है रिटर्न में, अगर उसने कोई ऐसा बताया है, अगर आपने उसको फॉलो किया है तब तो आप वुमेन वगैरह को एम्प्लॉयड कर सकते हो उस फीड एरिया के अंदर, और अगर नहीं किया है तो फिर नहीं कर सकते हो. अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करेंगे तो पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स. ठीक है. 5D में आपसे क्या पूछा था कि प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग. तो देखो सेक्शन नंबर 16 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस क्या कहता है कि जो भी कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9 के अंदर जो बताई गई है उसके अंदर आइडेंटिटी, विक्टिम की आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, रिस्पोंडेंट एंड विटनेसेस और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्सलेशन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कमिटी या फिर लोकल कमिटी एज द केस मे बी, एंड द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया है
एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उन्हें पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, कम्युनिकेट नहीं कराना चाहिए, मेड नोन टू पब्लिक प्रेस या फिर मीडिया को किसी भी तरीके से नहीं बताना चाहिए। इट इज प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन में बी डिसेमिनेटेड करी जा सकती है रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर्ड टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर दिस एक्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग name, address, identity of any other particulars calculated to lead the identification of the aggrieved woman and witnesses। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 6A। ठीक है, यहाँ पे चॉइस है आपके पास में 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आपके होते हैं, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, डिपेंड करता है आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों का ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अपन लोग ये जो आंसर्स हैं इन्हें देख करके हम सीख क्या रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इन्हें देख करके आप ये चीज सीख रहे हैं कि आपको लिखना कितना और कैसे है ना। इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, इंस्टीट्यूट आपसे डायरेक्ट आंसर्स की डिमांड करता है बेटा। कैसे आंसर्स चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, इसके अलावा आंसर आप पॉइंट्स में लिखिए रादर देन मेकिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, अभी आप लोगों ने यही नोटिस किया होगा, सेक्शन को मेंशन कीजिए अगर आपको राइट सेक्शन आती है तो, ऑलराइट। इसके अलावा सीधा सीधा आपको जो सीधा बोला है सीधा हेडिंग डालो, सीधा आंसर लिखो, सीधा पैराग्राफ में उसे मत लिखो। ठीक है, आप क्वांटिटी बेस्ड मत करिए, आप क्वालिटी बेस्ड करिए, अपने आंसर को छोटा समराइज प्रिसाइज मैनर में लिखिए ताकि समझना आसान हो जाए। ऑलराइट, अगर आप उसे बहुत बड़ा करते हैं तो इट इज ऑफ नो यूज, बी टू द पॉइंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपसे क्या पूछा है तो देखते हैं। यस, Arun was working in factory from 1st of October to 2020. He met an accident while working in the factory on 30th June 2023 को उसका एक्सीडेंट हो गया which resulted into permanent disablement उसे हो गया। His services were terminated by the owner of the factory. The owner also denied to pay the gratuity भी उसे देने से मना कर दिया on the ground that he had not rendered continuous services। उसने 5 साल तक नहीं दिया तो उसको यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलने वाला है ग्रेजुटी का। रेफरिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के प्रोविजंस को रेफर करते हुए आप बताइए कि जो डिसीजन यहाँ पे फैक्ट्री ऑनर ने लिया है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी ये राइट है या रॉन्ग है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एज पर सेक्शन 4(1) आती है आप लोगों को सेक्शंस, नहीं आती है तो आई वुड सजेस्ट कि जब चैप्टर कर रहे हो आपकी बुक के बाहर ही एक पिन पेज पे सारी के सारी सेक्शंस या इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप लिख लीजिए। आप 2-3-4 बार उसे रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जब सेक्शन मेंशन करते हैं तो यहाँ पे वैसे ही चेकर को पता लग जाता है कि यस यू आर वेल अवेयर विद द आंसर। ओके, सेक्शन 4A ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 क्या कहता है कि ग्रेजुटी पे करी जानी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को जब उसका टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट से, जब उसने कंटिन्यूअस सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स के लिए उसने दी हो। कब कब होता है, उसके सुपरएनुएशन पे, उसके रिटायरमेंट पे, उसके रेजिग्नेशन पे, या फिर डिसेबलमेंट या फिर डेथ के केस में, है ना, डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट या डिसीज की वजह से हो गया हो। सो द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर इज नॉट नेसेसरी, तब नेसेसरी नहीं होता है जब टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट से किसी भी एम्प्लॉय का, किस वजह से, डेथ या फिर डिसेबलमेंट की वजह से। फर्दर द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज इज टू बी रिवोक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है यहाँ पे? तो इस पर्पस के लिए हम लोग देखो क्या क्या रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके का डिसेबलमेंट कि जो एम्प्लॉय है जो काम करता था उस काम को करने की उसकी कैपेसिटी नहीं रही है विच ही वॉज एबल टू परफॉर्म, ठीक है, बिफोर द एक्सीडेंट और डिसीज। तो उस डिसीज की वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से उसको डिसेबिलिटी आई है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसे हम लोग डिसेबलमेंट मानेंगे। मियर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी without leave cannot be result as a breach of continuity of services for the purpose of the act। ये जो केस स्टडी है कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वर्सेस अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भैया अगर आप बिना नोटिस के अगर छुट्टी पे हो तो जस्ट उस छुट्टी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप कंटिन्यूस सर्विस को ब्रीच कर दिया, नहीं। इन व्यू ऑफ अफोरसेड प्रोविजन ऑफ द एक्ट अरुण को ग्रेजुटी का पेमेंट मिलना चाहिए, जो डिसीजन उसने लिया है ऑनर ने वो क्या है, करेक्ट नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? चलो 6B देखते हैं अपन लोग। 6B क्या पूछा है आपसे, डिफाइन करो एडल्सेंट का मतलब क्या होता है, चाइल्ड एंड एडल्सेंट लेबर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, एडल्सेंट का आवर और पीरियड ऑफ वर्क कितना रहेगा ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो क्या बोल रखा है, एज पर चाइल्ड एंड एडल्सेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। एडल्सेंट का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जिसकी उम्र क्या है 14 ईयर, लेकिन अभी वो 14 ईयर से ज्यादा लेकिन 18 ईयर से कम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्सेंट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? आगे क्या बोल रखा है, आर एंड पीरियड ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए, तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द चाइल्ड और एडल्सेंट लेबर एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी एडल्सेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू परमिट टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट एक्सेस
of such number of hours as may be prescribed for the such establishment or class of establishment के लिए जो भी number of hours यहाँ पे बताए गए हैं उस according ही रहना चाहिए. The period of work on each day shall be so fixed that no period shall exceed 3 hours से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए. That no adult shall work more than 3 hours before he has had an interval for rest of at least 1 hour. मतलब कि 3 घंटे अगर उसने लगातार काम कर लिया तो उसके बाद में उसे 1 घंटे का आराम मिलना जरूरी है. ऐसा नहीं हुआ कि वो 5 घंटे लगातार काम कर रहा है, नहीं, 3 घंटे कर लिया फिर उसको एटलीस्ट 1 घंटे का तो रेस्ट यहाँ पर होना चाहिए. द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ अ चाइल्ड बी सो अरेंज्ड दैट इंक्लूसिव ऑफ हिज इंटरवल ऑफ रेस्ट, उसका जो टाइम पीरियड है ना, आप ये नहीं कहेंगे कि भैया तू 6 घंटे नौकरी में आता है उसमें से 1 घंटा तो तेरा रेस्ट का तो तू 5 घंटे ही नौकरी कर रहा है, नहीं, जो उसका टाइम रेस्ट वाला जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है उसे भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा. इट शेल नॉट बी स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर्स से ज्यादा कभी भी उसका टाइम नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंड इन वेटिंग फॉर वर्क और एनी डे, है ना. और किसी दिन ऐसा हुआ कि भैया मैं सुबह 8 बजे जाकर के फैक्ट्री में खड़ा हो गया और मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, काम करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, है ना, और मेरा समय जब काम करने का आया वो 1 बजे आया, तो यहाँ पे वो चीज नहीं मानी जाएगी कि भैया तेने इतने घंटे तो काम ही नहीं किया ना. आप जैसे पहुंचे, यू आर एट द वर्क प्लेस, आप वेट कर रहे थे वर्क का, तो आपके वर्किंग आवर वहां पे स्टार्ट हो चुके हैं. देन बोला दिस सेक्शन आल्सो स्टिपुलेट्स दैट नो एडल्ट शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 7 PM से 8 AM, है ना, मतलब शाम के 7 से सुबह 8 बजे तक कोई काम नहीं करेगा कोई एडल्ट. इसके अलावा नो एडल्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम वर्क नहीं करना है उसे, या फिर कोई भी एडल्ट जो होता है shall be required or permitted to work in any establishment on any day on which he has already been working in another establishment, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है. क्लियर है? क्लियर है. चलिए जी 6C देखते हैं अपन लोग यहाँ पे. 6C क्या है आपका? Explain in brief provisions regarding payment of subsistence allowance under the Industrial Employment Standing Order Act 1946. किस चीज के बारे में बताना है आपको? Subsistence allowance क्या होता है उस चीज के बारे में बताना है. तो देखो, payment of subsistence allowance, statutory provisions for payment of subsistence allowance have been made under section 10A of the Industrial Employment Standing Order Act. किस चीज के बारे में बोला है? जहां पर कोई भी वर्कमैन को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है एम्प्लॉयर, और उसका जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है, जिसके ऊपर उसका कंप्लेंट या जो भी चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट उसके अगेंस्ट में लगाए गए हैं, अगर वो क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, तो द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच वर्कमैन, उसको वहां पे सब्सिस्टेंस अलाउंस वो यहाँ पर देगा. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किस रेट पे दिया जाता है, तो एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस दिया जाता है विच द वर्कमैन वाज एंटाइटल्ड टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ द सस्पेंशन. जो शुरुआत के 90 दिन होंगे सस्पेंशन के, जो 3 महीने का टाइम पीरियड होगा, उसके ऊपर जो उसे वेजेस दिया जाएगा, तो जो भी उसे प्रीवियसली वेजेस दिया जा रहा था उसका 50% उसे दिया जाना चाहिए. एट द रेट ऑफ 75% उसे दिया जाएगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ द डिले in the completion of the disciplinary proceeding against such workman is not directly attributable to the conduct of such workman, है ना, नहीं तो फिर उसके बाद वाले पीरियड के लिए जो रिमेनिंग पीरियड होगा उसके लिए उसे 75% दिया जाएगा. किसी भी तरीके का डिस्प्यूट रिगार्डिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस को रेफर किया जा सकता है वर्कमैन के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा लेबर कोर्ट पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. क्लियर है? However, if the provision relating to the payment of subsistence allowance under any other law for the time being in force are more beneficial अगर होते हैं, तो फिर उन्हीं provisions या उसी law को क्या करा जाएगा, applicable यहाँ पर किया जाएगा. क्लियर है यहाँ पर आपको? अब अपन लोग देखते हैं इसी का 6D क्या है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं एम्प्लॉयर के और अप्रेंटिस के अंडर द अप्रेंटाइज एक्ट 1961. ठीक है, अप्रेंटाइज का मतलब आप समझते हैं, ट्रेनी जो होता है वो ही है. ऑब्लिगेशन क्या होता है एम्प्लॉयर का, फिर ऑब्लिगेशन किसका बताएंगे हम, अप्रेंटाइज का बताएंगे. तो देखो एम्प्लॉयर का तो क्या ऑब्लिगेशन होगा कि उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इन हिज ट्रेड, है ना, वो उसका जो भी ट्रेड है उसके अंदर इन अकॉर्डेंस विद जो भी एक्ट है प्रोविजंस के उसके अकॉर्डिंग. इसके अलावा इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट हिमसेल्फ, अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, तो उसे ये चीज इंश्योर करना कि भैया उसे जो भी व्यक्ति जो इस तरीके की प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखता हो उसके द्वारा उसे क्या दी जाए, वो ट्रेनिंग दी जाए अप्रेंटाइज को. इसके अलावा क्या करना है, जो एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ उन्हें प्रोवाइड करना पोजेसिंग, जो कि इस तरीके की क्वालिफिकेशंस को पोजेस करते हो, टू बी प्रिस्क्राइब फॉर इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग उसे दी जानी चाहिए. फैसिलिटेट करवाना, उसको ट्रेड टेस्ट भी उसके देना. टू कैरी आउट हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटाइसशिप. ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि अप्रेंटाइज की क्या क्या ऑब्लिगेशंस बनते हैं बेटा, तो उसको लर्न अच्छे से करना है. ठीक है, इसके अलावा डिलिजेंटली एंडिवर करना है, क्वालिफाई करना है उसको हिमसेल्फ एज अ स्किल्ड क्राफ्टमैन के तौर पे. इसके अलावा टू अटेंड प्रैक्टिकल और
इंस्ट्रक्शनल क्लासेस उसे रेगुलरली लेनी है। इसके अलावा कैरी आउट करना उसे लॉफुल ऑर्डर में उसके एम्प्लॉयर की बात, सुपीरियर की बात उसको माननी है। इसके अलावा टू कैरी आउट हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी ऑब्लिगेशंस दी गई है वो सब भी उसे कैरी ऑन करनी होगी। ये जनरल ऑब्लिगेशन है जो हमने बताई है। कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस या फिर कोई भी टेक्नीशियन जो कि वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के अंदर जा रहा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहा है, तो उनके क्या क्या ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। तो वही है अपने सब्जेक्ट्स को लर्न करना, अपनी फील्ड के अंदर जो भी इंजीनियरिंग या जो भी टेक्नोलॉजिकल या जो कुछ भी वोकेशनल कोर्स वो लोग ले रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली लेना है। इसके अलावा अटेंड करना है प्रैक्टिकल और इंस्ट्रक्शनल क्लासेस को। इसके अलावा लॉफुल ऑर्डर्स के जो भी उसके एम्प्लॉयर के या सुपीरियर के जो भी लॉफुल ऑर्डर है उन्हें मानना है। इसके अलावा जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है उनके ऑब्लिगेशंस को भी यहाँ पे कैरी ऑन उसे करना होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 और 6A के अंदर क्या होती है, आपके पास में चॉइस रहती है, अब दोनों में से कोई भी एक यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट 6A के अंदर आपके पास में वही 4 क्वेश्चंस है। कौन कौन से क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है इन ब्रीफ जो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑक्यूपायर की, है ना, इन रिलेशन टू हैजार्डियस प्रोसेस के अंडर। ओके, इसके अलावा ऑलराइट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 6A का फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्यूपायर की। तो सेक्शन 41C क्या बोलता है फैक्ट्रीज एक्ट का, यहाँ पे क्या बताता है, तो बोलता है स्टेट्स that every occupier of a factory involving a hazardous process shall maintain accurate and up-to-date health records as the case may be medical report of the worker of the in the factory who are exposed to किसी भी तरीके के केमिकल या फिर अगर आप कोई टॉक्सिक या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस से अगर डील कर रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर स्टोर या फिर हैंडल किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके एंटिटी के अंदर आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका रिकॉर्ड उसे बनाना है। एंड सच रिकॉर्ड वो क्या होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए टू द वर्कर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा क्या होता है, तो वो जो ऑक्यूपायर होता है उसे ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए जो कि क्या रखता हो, ये क्वालिफिकेशन रखता हो, एक्सपीरियंसेस रखता हो और जिसे हैंडल करना आता हो हैजार्डियस सब्सटेंस को, और जो कॉम्पिटेंट हो सुपरवाइज करने के लिए, है ना, कि आपको किस तरीके से इस केमिकल को या इस हैजार्डियस सब्सटेंस को क्या करना है, हैंडल करना है, उस चीज को उसकी हैंडलिंग के लिए जो कॉम्पिटेंट हो ऐसे व्यक्ति को फैक्ट्री के अंदर अपॉइंट करना जरूरी है, ताकि वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके वर्क प्लेस पे जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज होती है जिसके थ्रू वर्कर को क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। It is provided that where any question arises as to the qualification and experiences of a person so appointed, the decision of the chief inspector shall be final। जो भी चीफ इंस्पेक्टर का जो भी डिसीजन होगा उसे हम क्या करेंगे, फाइनल यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्या बोला है बेटा, तो नेक्स्ट बोला है कि जो भी ऑक्यूपायर होता है शैल प्रोवाइड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर, उसको हर एक वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाना मस्ट होता है। बिफोर सच वर्कर इज असाइन, जब भी उस तरीके की जॉब पे असाइन किया जाता है जहाँ पे उसे हैंडल करना है हैजार्डियस सब्सटेंस को, तो पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा कि ताकि उसे उस चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, while continuing in such job, जब आप उस जॉब में कंटिन्यू करें, after he ceased to work in such job at intervals not exceeding 12 months in such a manner as may be prescribed। क्लियर है। अब 6A में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 6A में यहाँ पे है राइट डाउन द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन टू देयर डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं और उनके डिपेंडेंट्स को भी यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। आंसर नंबर 6A पार्ट सेकंड, यहाँ पे क्या है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किसको मिलते हैं, जो भी इंश्योर्ड होता है और उसके जो डिपेंडेंट होते हैं एज पर इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस एज पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 एक्ट। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि इन केस ऑफ सिकनेस जो कि सर्टिफाइड कर दी जाएगी कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, तो फिर यहाँ पर आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा। पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है इंश्योर्ड वर्कमैन को इन केस ऑफ कंफाइनमेंट या फिर मिसगैरेज हो जाता है या फिर जो सिकनेस होती है जो आउट ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे या कंफाइनमेंट की वजह से मिलती है। पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को अगर वो किसी तरीके का डिसेबलमेंट जो कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से आया है। देन पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है उनके डिपेंडेंट्स को, इंश्योर्ड पर्सन के डिपेंडेंट्स को। मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर अटेंडेंस किया जाता है ऑन इंश्योर्ड पर्सन। पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिया जाता है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है 6A का सी वाला क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं, डिस्टिंग्विश करना है आपको ले ऑफ और लॉकआउट के बीच में एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या बोला है, एक्सप्लेन ब्रीफ द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज टू हुम द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो कि एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कौन से क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज है जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जिन्हें नहीं मिलना चाहिए। चलिए देखते ले ऑफ और लॉकआउट के बीच का डिफरेंस और उसके बाद में वो एम्प्लॉयज जिन्हें बोनस का पेमेंट नहीं किया जाएगा।
ठीक है, 6A वाला ज्यादा बेटर है, जब भी किसी ने अटेम्प्ट दिया होगा तो आई वुड फील कि भैया ये आंसर ज्यादा अच्छा था। चलो, ले ऑफ और लॉकआउट का मतलब क्या होता है? देखो, ले ऑफ का मतलब होता है फेलियर, रिफ्यूजल या फिर इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर ऑन द अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल, और द एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टॉक, और द ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिनिटी, या फिर कोई और ऐसा कनेक्टेड रीजन टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कमैन हुज नेम इज बोर्न ऑन द मस्टर रोल्स ऑफ हिज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड हु हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया, ले ऑफ क्यों करता है? ले ऑफ कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फैक्ट्री की रेगुलर वर्किंग को शुरू कर सके, है ना। अब उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, कोल नहीं है, पावर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या स्टॉक नहीं है, या फिर मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, या फिर कोई और नेचुरल कैलेमिनिटी हो गई है, जिसकी वजह से वो लोग जो उसके यहाँ पे क्या करते थे, काम करते थे, उन्हें उसे क्या करना पड़ा भैया? हटाना पड़ेगा। वाइल लॉकआउट का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की टेम्परेरी क्लोजिंग होती है प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, और द सस्पेंशन ऑफ वर्क होता है, या फिर रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम। It is a situation in which the employer prevents employee from working by refusing to allow them to enter the workplace. It is caused by labor dispute की वजह से भी हो सकता है between the employer और employee। तो यहाँ पे जो लॉकआउट किया जाता है, तो लॉकआउट टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। टेम्परेरी क्लोजिंग होती है एम्प्लॉयमेंट की, उसकी वजह बहुत सारी होती है, काम से सस्पेंड कर देना हो जाता है, या फिर रिफ्यूज कर देता है एम्प्लॉयर कि भैया अभी आप कंटिन्यूसली क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एम्प्लॉयज को कि वो वर्किंग नहीं करे। कैसे? ताकि किस तरीके से कर रहा है प्रिवेंट? तो भैया उन्हें रिफ्यूज कर रहा है, उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि वो वर्कप्लेस में एंटर करें। ठीक है, अब ले ऑफ के अंदर क्या होता है? जो बिजनेस क्या करता है? कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो लॉकआउट होता है, लॉकआउट के अंदर द प्लेस ऑफ बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग। इन अ लॉकआउट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी वेजेस और कॉम्पनसेशन बिंग पेड अनलेस द लॉकआउट इज हेल्ड अनजस्टिस। ले ऑफ इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड रीजन की वजह से किया जाता है, लेकिन जो लॉकआउट होता है एक तरीके का वेपन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, जब आप अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं। देन बोला है लॉकआउट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड पेनल्टीज, लेकिन बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ ले ऑफ के केस में वो नहीं होता है। हाउएवर बोथ ऑफ द टेम्परेरी नेचर, दोनों ही टेम्परेरी नेचर के होते हैं, एंड इन बोथ केस द कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कर दिया जाता है? इज नॉट टर्मिनेटेड, लेकिन सस्पेंडेड होता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में था कि किन ऐसे कौन कौन से क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज है जिनके ऊपर ये एक्ट क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन नंबर 32 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बताती है द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज। किस किस के ऊपर नहीं लगेगा? वो एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड करे जाते हैं बाय एनी इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, या फिर एंड द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय एलआईसी, क्योंकि देखो इनके अपने ही रहते हैं। सी मैन जो कि डिफाइंड है एज सेक्शन 3 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट। इसके अलावा वो एम्प्लॉयज जो कि रजिस्टर्ड है या फिर लिस्टेड है किसी और स्कीम के अंदर अंडर द डॉक वर्कर्स, या फिर वो एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड है बाय द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एंगेज होता है किसी भी तरीके के बिजनेस और अंडर एनी अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी। वो एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड करे गए हैं बाय रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके हॉस्पिटल हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज नहीं है। वो एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड करे जाते हैं बाय आरबीआई, या फिर एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयड करे गए हैं बाय इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 3। इसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यूटीआई, इसके अलावा आईडीबीआई, इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक, या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग कंपनी नहीं है, बिंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ठीक है, स्पेसिफाई हैविंग रिगार्ड टू उनका कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर जो उनका नेचर और एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है, या फिर कोई और रिलेवेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उसे क्या कर सकती है? इससे आउट कर सकती है। Okay, so this was our CIBIL December 2023 paper I had discussed with you. I tried to bring each and every aspect of answer writing, trying to enhance your ability. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, और 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर में भी देखे हैं जो जून 2024 में भी क्या है रिपीट हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है भैया पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है आप एक बार उसे देख ले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। सो दिस वाज इट, थैंक यू एवरीबॉडी।